बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 98 मुलाहिदा फरमाएं। ये तो कुछ प्लस्तर जैसी चीज़ है। उसने फ़ौरन उंगली हटा ली। मैंने नीचे बैठकर गौर से देखा तो मुझे बालों के भी मसनूई होने का शुबा हुआ। ये कोई और है सिकंदर। शेख दरवाज़ा बंद करके बोला, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन तुम कुछ मत करो, एम्बुलेंस को आने दो। मैंने कहा और उसे साथ लेकर बाहर निकल आया। शेख ने 2 सिपाहियों को लाश के पास खड़ा कर दिया था। एक दरवेश सिफ्त कैदी ने नारा लगाया, हक अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ सिकंदर। शेख ने अपने ऑफिस में पहुंचकर कुर्सी पर गिरते हुए कहा, मुझे मालूम था कि एक न एक दिन ये नौकरी मुझे ले बैठेगी, इसलिए मैं अपनी जान छुड़ा रहा था, मगर अब तो जो मुकद्दर में लिखा है जरूर होगा। घबराने की क्या जरूरत है यार, मैंने कहा। यह सब मेरी वजह से हुआ है, मगर राबिया को देख और शैला को देख, उन्होंने मेरा साथ देने की कितनी सख्त सजा पाई है। तूने खुद तो उसे कत्ल नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा तुझ पर इल्जाम आएगा फराइज की बजावरी में गफलत बरतने का। तूने मुल्जिम को वकील से मिलवाया और उसे सिगरेट पिलाने की इजाजत दी, और जाहिर है वो जाली वकील था, तूने तस्दीक नहीं की, मगर इस जुर्म की सजा ज्यादा नहीं हो सकती, वही मुअत्तली या लाइन खातरी। अंकल रिजवी और कुछ नहीं होने देंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है सिकंदर, शेख ने कहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अगर ये पीडरू नहीं था तो फिर ये जरदाद ही होगा, जो गर्मी में कुल्फी और सर्दी में मूंगफली बेचता था। इसकी खिदमत मुस्तार ली गई होंगी भारी मुआवजा अदा करके, और तहफ़्फ़ुज़ की पूरी यकीन दहानी के साथ। गरीब और सादालू आदमी था, लालच में मारा गया। अब मैं फर्ज कर सकता हूँ कि यह ड्रामा क्या था। उस मूंगफली वाली से बात करने और उसे नकद मुआवजा अदा करने के बाद रात को कुछ लोग पुलिस की वर्दी में इसके घर पहुंचे। इन्होंने वही किया जो जरदाद ने बताया था, और जाहिर है कि सबने देखा था। इनमें कोई थानेदार भी होगा, मेरे जैसे कदों कामत का और मेरी उम्र का। वर्दी पहन के यूं भी सब एक जैसे लगते हैं। रात के वक्त देखी हुई सूरत किसके जहन में रहेगी, लेकिन देखने वालों के सामने मेरा नाम लिया गया होगा। उस जाली सब इंस्पेक्टर को इकराम शेख कहकर बुलाया गया होगा, या शायद उसके बीवी बच्चों को पहले से कोई झूठी कहानी सुना दी गई होगी कि इकराम शेख नाम का एक सब इंस्पेक्टर उसके गरीब शोर का दुश्मन हो रहा है। वजह कुछ भी हो सकती है। भत्ता ज्यादा मांगता था रेडी लगाने का, और डर है कि वो दुश्मनी में जरदाद को बंद कर देगा, कोई भी झूठा इल्जाम लगा के। मरने वाला तो नहीं बता सकता कि उसने बेकअप क्यों किया था। उसके बीवी बच्चे क्या बताएंगे, शायद यही कि मुझसे बचने के लिए उसने ये सवांग भरा होगा, मगर वो मुझे यकीनन पहचान लेंगे और मेरा नाम भी बता देंगे। मैंने झूठा इल्जाम उस पर वाकई आयद कर दिया है। कौन मानेगा कि वो गरीब आदमी चरस के सिगरेट और बगैर लाइसेंस का रिवाल्वर लेकर मशकूक हालत में थाने के पास घूम रहा था। मेरा वजूद होना भी अच्छा ही रहा, कम से कम एक गवाह तो था जिसने सब कुछ देखा। मैंने कहा, मसलन उस वकील को। मुझे खुशफहमी में कोई फायदा नजर नहीं आता, शेख ने रोजनामचे को घूरते हुए कहा। बहरहाल तुम अपना बयान लिख के दे दो। वजह क्या बताओगे, यहाँ क्या कर रहे थे? मैं अहमद खान से मिलने आया था। मैंने कहा, मुझे तो इल्म नहीं था कि ड्यूटी पर कौन मिलेगा, और मुझे ये देखना था कि क्या वाकई इंस्पेक्टर बीर मोहम्मद के कत्ल के सिलसिले में किसी किस्म की रिपोर्ट में मेरा नाम भी ले आया है तो क्यों और किसने लिखा है। आखिर अहमद खान तफ्तीश के लिए मेरे पास कैसे पहुंचा, इतना जवाब काफी है। अमले की कमी भी एक मसला बन गई है। अगर मीर मोहम्मद होता तो इस वक्त मैं यहाँ मौजूद ना होता, शेख बोला। अब एक तो SHO कोई नहीं, दूसरे मुहर्रर गायब, किसी को लाश के साथ भी हॉस्पिटल भेजना है। या अहमद खान को शौक है दिन भर में ज्यादा से ज्यादा बंदे ढक देने का। लड़ाई झगड़ा हो तो दोनों पार्टियां अंदर, चोरी डकैती का केस हो तो जिसे चाहो मशकूक करार देकर बुलवा लो। आवारागर्दी में दर लो, रिपोर्ट किसी की नहीं लिखता, बस सौदा खरा किया और बाल जेब में तो मुल्जिम बाहर। वरना हवालात में अब ये देखो, इस वक्त भी 10 आदमी बंद है, इनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ पर्चा काटा गया है, बाकी 8 से कुछ नहीं मिला तो मेरे लिए छोड़ गया। रोज रात को एक एक से सर खपाता हूँ, और जो वाकई बिला वजह बंद होते हैं उन्हें छोड़ता हूँ। आज तो इन बेचारों की भी नहीं सुनी। बाहर से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया तो शेख बाहर निकला। उसने लाश को उठवा के ब्यू हॉस्पिटल अरसाल की। एक कांस्टेबल को हिदायत देकर साथ किया, और तकरीबन आधे घंटे बाद लौटा तो मैं अपना तफसीली बयान लिख चुका था, जो मैंने दस्तखत करने से पहले उसे पढ़कर सुनाया और फिर दस्तखत करके उसके हवाले कर दिया। रात के 11 बजे वो चोरी की एक रिपोर्ट रोजनामचे में लिख के फारिग हुआ तो वो सिपाही अंदर आ गया, जो पीडरू यानी जरदाद की लाश के साथ गया था। हमारा क्या बनेगा सर, उसने फरियाद के अंदाज में कहा। अहमद खान को क्या जवाब दूंगा मैं, जो मुकद्दर में है उसे कोई टाल नहीं सकता जवान। शेख ने उसे बैठने का इशारा किया। खुद मुझे क्या मालूम था कि वो बेचारा एक साजिश का शिकार हुआ है। जहाँ तक अहमद खान का सवाल है तो उसे डरने की तुम्हें क्या जरूरत है, वो सारा दिन बोगस कार्रवाई के सिवा करता क्या है। तुम अगर हट जाओ कि तुमने उसी के कहने पर इंदराज किया था तो वो मुसालिती बेहतर समझेगा। उसकी कोशिश होगी कि इस केस में वो बिल्कुल मुलव्वस ना हो, चुनाचे वो हरगिज पसंद नहीं करेगा कि तुम उसके खिलाफ कोई बयान दो। वो तुम्हारी तायद करेगा तो तुम्हारा या उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जहाँ तक महकमे की कार्रवाई का ताल्लुक है, तुम दोनों महफूज हो। खुद को बचाने के लिए अहमद खान चरस और रिवाल्वर वगैरह का इंतजाम भी कर ही लेगा।
उसके पास सब कुछ होता है, ना हो तो वो हासिल कर लेता है। सारा इल्जाम मुझ पर आएगा, इसलिए अजमत खान अपनी पोजीशन महफूज रखेगा और तुम्हें खुद बखुद तहफ्फुज हासिल हो जाएगा। उसने एक मशकूक शख्स को पकड़ा था और बस जो कुछ बरामद हुआ वो महफूज है। कैदी मर गया तो उसका क्या ताल्लुक अजमत खान से? वो ड्यूटी पर नहीं था। वो मेरा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी, लेकिन इस वक्त सूरत-ए-हाल ऐसी हो गई है कि वो एक दुश्मन का साथ देकर दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। चुनाचे तुम मुतमईन रहो, वो तुम्हारा साथ देगा। झूठ या सच से मरने वाले को फायदा पहुंच सकता है और ना नुकसान हो सकता है। उसकी कज़ा आई थी कि वो यहाँ पहुंचा। कज़ा खुद आदमी को उस जगह पहुंचा देती है जहाँ फरिश्ता अजल उसका मुंतज़िर हो। मुझे अफसोस है कि मैंने उसके खिलाफ बिला वजह एक इंदराज किया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे छोड़ देता तो वो बच जाता। हकीकत यह है कि मैंने उसकी जान बचाने की खातिर ही उसे हवालात में रखने का फैसला किया था और इस धोखेबाज वकील ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कोई जवाब पैदा करूं। वो वकील था ही नहीं, कातिल था। जी, सिपाही की सूरत पर 12 बज गए। अपने अफसर की बात उसकी नाकस अकल में नहीं आई थी। तुमको ये सब समझने की जरूरत नहीं, शेख ने कहा। ये लंबा चक्कर है, बस इतना समझ लो कि वो शख्स हवालात में ना मरता तो बाहर ले जाकर मार दिया जाता। जब उसकी सूरत ना रही तो उसे यहीं खत्म कर दिया गया। हवालात में कितने लोग बिला वजह बंद है। रोजनामचा देखो और जिनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं उन्हें यहाँ ले आओ। 10 मिनट बाद 8 अफराद 10 बस्ता कायम मुकाम SHO साहब के कमरे में हाजिर किए गए और सर झुका के खड़े हो गए। मैंने उन सबको गौर से देखा। उनमें एक तो हुलिये से ही फकीर लगता था। दाढ़ी और सर के जाड़ जंकाड़ बालों और सुर्ख अंगारा आंखों से तार तार लिबास है और गले में पड़ी हुई मनकों की बाला से 6 औबाश और डोफर किस्म के नौजवान थे। लुंडे की रंगीन शर्टें पहन के और लंबे बाल रखे ना कोई काम करते थे मगर जवानी के जोम में एंडते फिरते थे। उनकी सूरतों पर मुफलिसी की तहरीर बताती थी कि वो एहसास महरूमी का शिकार होने और गरीब घर में पैदा होने को अपना जुर्म समझने लगे हैं। वो चाहते तो मेहनत करके अपनी तकदीर बदल सकते थे मगर उन्होंने मनफी और इंतकामी रद्द-ए-अमल इख्तियार किया और गलत राह पर चल पड़े। बद अच्छा, बदनाम बुरा और लावारस उससे भी बुरा। अब कहीं कुछ हो उन्हें पकड़कर जूता कारी के लिए बुला लिया जाता। 8वां निस्बतन उम्र रसीदा था और अपनी सूरत से शरीफ और मजलूम आदमी लगता था। गालिबन उन सबको ये समझा कर लाया गया था कि SHO साहब बहादुर के सामने उनका शोरो गुल नहीं करना है, रोना धोना नहीं है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बक बक नहीं करनी है। चुनाचे वो सब हुक्म हाकम के इंतजार में थे। दरवेश ने नारा मारा, हक अल्लाह, और शेख के इशारे पर उसे सवालों जवाब किए बगैर सबसे पहले रिहाई मिल गई। तुम क्या करते हो मियाँ? शेख ने पुलिस वालों के लहजे में उम्र रसीदा शख्स से पूछा। बरोकर हूँ माई बाप, वो हाथ जोड़ के बोला। लोगों के मकान किराए पर उठवाता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता, अपनी मेहनत का मुआवजा कमीशन लेता हूँ। थानेदार हशमत खान को एक किराएदार ला कर दिया था। हशमत खान ने अपनी थानेदारी से उसका जीना आजाब कर दिया, वरना वो शरीफ आदमी था। तंग आ गया तो उसने अपने साले से कहा वो CIA का कोई DSP है। उसने हशमत खान को उधर जाने से भी रोक दिया। हशमत खान साल में 2 बार किराया बढ़वा चुका था। फिर उसने मकान खाली कराने का नोटिस दे दिया। किराएदार ने अदालत में केस कर दिया और हशमत खान ने मुझे पकड़ लिया। मुझे कहता इसे निकालो नहीं तो 200 रुपए महाना दो, किराया बढ़ गया है और तुम्हारा आदमी पुराना किराया देता है। माई बाप, मामला अदालत का है, हम क्या करें? और किराएदार को मैंने जबरदस्ती तो नहीं रखवाया था, बाद में मेरी क्या जिम्मेदारी? अच्छा, शेख ने कहा, तुम जाओ, आइंदा किसी थानेदार को किराएदार मत ला कर देना। ये भी मुश्किल है माई बाप, जब धंधा ही यही है तो थानेदार को कैसे इनकार कर सकते हैं? आपकी मेहरबानी। वो सलाम करके रुखसत हो गया। फिर शेख ने नौजवान की तरफ देखा। इन दो को मैं पहचानता हूँ, शेख ने कहा। महीने में 2-1 बार हमारे मेहमान जरूर होते हैं। उसने कितार के अव्वल आखिर में खड़े हुए 2 जवानों से कहा, मुझे मालूम है ये क्या करते हैं, तुम सब भी इन्हीं के चेले हो। सब सर झुकाए खड़े रहे और शेख का लेक्चर सुनते रहे। तुम लोग लातों के भूत हो गए हो, शेख ने कहा। बातें बेकार हैं इसलिए मैं फिर तुमको छोड़ रहा हूँ, मगर ये आखिरी मौका है। हो सकता है मेरे बाद आने वाला थानेदार तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दे। क्योंकि उनकी सोबत खराब थी और वो चोरों, बदमाशों, जेब कतरों और 10 नंबरियों के मुरीद थे, इसलिए बाज़ औक़ात जूताकारी के मुफीद नताइज निकलते थे और उनके जरिए किसी न किसी वारदात का सुराग भी मिल जाता था। वरना वो रात हवालात में गुजारते थे और सुबह कोई गरीब बाप या भाई कहीं से 100-50 का बंदोबस्त कर लाता था और उन्हें जूते मारता हुआ ले जाता था। मगर वो जिस रास्ते पर गामजन थे उनकी मंजिल हवालात के बाद जेल या तख्तेदार भी हो सकती थी। वापसी नसीब की नहीं, उनके अपने इख्तियार की बात थी। किसी सजा के खौफ से या किसी की नसीहत से वो राय रास पर नहीं आ सकते थे। ये सिर्फ कुव्वत इरादी को बरवेकार लाने का मसला था, लेकिन गलत माहौल में वो दिन ब दिन खराब हो रहे थे। बेशतर सूरतों में वो छोटे मोटे गिरोह बना लेते थे और एक दूसरे के खिलाफ पुलिस के मुखबर बन के भी काम करते थे। कुछ उनसे बड़े बदमाश और कुछ पुलिस वाले दोनों मिलके उन्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले जा रहे थे। अभी जो कुछ हुआ तुम सब ने देखा था, शेख ने कहा और मैं चौंका। उन सब ने इकरार में सर हिलाया।
अच्छा ये बताओ क्या इसमें मेरा कसूर था? शेख ने कहा, मेरा मतलब है क्या मैंने उस पर तशद्दुद किया था? तुम में से किसी के साथ कभी कोई ज्यादती की है मैंने? कभी किसी बेकसूर को पकड़ा है? नहीं जनाब आली, आप ही तो एक हमें बचा लेते थे। उनमें से एक ने कहा, रात को किसी और की ड्यूटी होती थी तो हमारी शामत आ जाती थी। अपने पैरों पर चलकर घर जाना मुश्किल होता था। आइंदा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। शेख ने कहा, एक बात तो ये कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा कबूल होने से पहले ही मैं मुअत्तल हो जाऊंगा और मुमकिन है मुझ पर ये इल्जाम आयद करने की कोशिश भी की जाए कि मैंने मरने वाले पर इतना तशद्दुद किया कि वो मर गया। थानों में ये होता ही रहता है और सनसनीखेज खबरें छापने वाले अखबारात इसकी पब्लिसिटी करते हैं। ये बताओ कि जरूरत पड़ने पर मेरी तरफ से सफाई के गवाह के तौर पर पेश हो सकोगे? कभी मुझे बचाने के लिए अदालत में आके सच बोल सकोगे? वही बता सकोगे जो तुमने देखा था? कितार के अव्वल व आखिर में खड़े हुए दोनों तजर्बाकार नौजवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ मशवरा किया। फिर दूसरों को मुतज़ब्ज़ब देखकर वो आगे बढ़े। हम आएंगे जनाबे आली। एक ने सीने पर हाथ रख के कहा, कोई माई का लाल हमें सच बोलने से रोक नहीं सकता। बाकी चार ने भी उनको देखा देखी कहा कि वो गवाही देने हाजिर हो जाएंगे, लेकिन साफ जाहिर था कि वो मजबूरन और सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। साले सुकरात की औलाद। शेख ने उन सब के रुखसत होते ही कहा, तुम देखना यही दोनों साफ मुकर जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इनका पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ हैं। बाकी चार में से दो शायद आ जाएं। रात के 12 बजने वाले थे। मैंने शेख से इजाजत ली, मुझे इस्लामाबाद जाना है। वापसी कब होगी? शेख ने पूछा। मुमकिन है यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा। मिसेस शिरवानी की कंडीशन बहुत सीरियस थी और डॉक्टर नाउमीद हो चुके थे। खुदा करे उनकी हालत संभल जाए और मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊं। बसूरत दीगर शायद ठहरना पड़ जाए। मैं भी हॉस्पिटल चलता हूँ, देखूंगा कि बेकअप के बगैर वो क्या था। शेख ने कहा, फिर मौका मिला तो उसके घर जाऊंगा, सिर्फ तस्दीक के लिए कि वो वहीं रहता था और उसे वाकई घर से उठाया गया था। और अगर ये सच हुआ, मैंने कहा, तो ये खबर भी तुम ही सुना होगे कि जरदाद की घर वाली बेवा हो गई है और उसके बच्चे यतीम हो गए हैं। इतनी हिम्मत है तुम में? बेशक ये काम बहुत मुश्किल है, शेख ने कहा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि मैं अपनी बेगुनाही किसी अदालत में साबित करने से पहले उस औरत और उसके बच्चों के सामने साबित कर दूं। उन्हें यह बता दूं कि वो किस चक्कर में मारा गया और उसके कातिल क्या चाहते थे। ये वजाहत कर दूं कि खुद मैं भी साजिश का शिकार हुआ हूँ और कसूरवार ना होने के बावजूद मुझे मुजरिम बना दिया गया है। मुझे महकमा जाती कार्रवाई और कानूनी मसाइल की फिक्र नहीं है। अगर वो औरत मेरी बात समझ ले, मुझे माफ कर दे और मेरी बेगुनाही तस्लीम कर ले, तो मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं रहेगा। ये बहुत इत्मीनान की बात होगी मेरे लिए। अच्छा, मैंने कुछ सोच के कहा, फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सुबह चला जाऊंगा इस्लामाबाद। मेरा ख्याल है कि इस तमाम मामले को मैं बेहतर तौर पर समझ सकता हूँ, मगर मैं थाने से बाहर मिलूंगा। मातहत अमले का इंचार्ज एक नायक को मुकर्रर करके और दीगर लोगों को जरूरी हिदायत देकर वो गश्त पर रवाना हो गया। मैं उसके साथ नहीं था। थाने से कुछ फासले पर अपना ब्रीफ केस उठाए खड़ा था। सड़क सुनसान थी, चुनाचे उसने थाने से निकलते ही मुझे देख लिया और स्कूटर मेरे करीब लाकर रोका। सिनेमा के आखिरी शो खत्म हुए थे। चुनाचे एबर्ट रोड से आगे सड़कें कुछ देर के लिए आबाद हो गई थी। निस्बत रोड पर भी 1-2 हलवाई दुकानें खोले बैठे थे। दुकानों के सामने लकड़ी की बेंचों पर लोग बड़े बड़े प्यालों में गर्मा गर्म मलाई वाला दूध पी रहे थे या पेड़े वाली गाड़ी और ठंडी लस्सी। उसके आगे ब्यू हॉस्पिटल के दरवाजे पर फिर रौनक थी। मुझे वो रात याद आई जब राबिया की मां ने इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी की आखिरी चंद सांसों के खत्म होने से पहले बेटी को देखना चाहा था और मैंने एक अजनबी लड़की को झूठ बोलने पर मजबूर करके उसके सामने ला खड़ा किया था। उस गुनाहे बेलज्जत की कसक फिर ताज़ा हो गई। न जाने वो लड़की कहाँ होगी जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं। उसे भी तमाम उम्र मलाल रहेगा कि उसने एक मरती हुई औरत को धोखा देना क्यों मंजूर कर लिया था, जिसके आवाज तक जवाब दे चुके थे, जो ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना महसूस कर सकती थी। शेख ने स्कूटर बुर्दा खाने के करीब रोका तो मैं चौंका। कौन सी दुनिया में थे जनाब? शेख ने कहा। परेशान मैं भी हूँ, लेकिन तुमसे कम। क्यों, क्या हुआ? मैंने खिफत से कहा और इधर उधर देखा। होना क्या था? अकेला अपने आप से बातें करता आया हूँ। तुमने कुछ सुना? शेख ने स्कूटर को ला किया। सच तो यह है कि मैंने नहीं सुना, मैंने इतराफ किया, लेकिन उसकी वजह परेशानी नहीं, मैं अपने ख्यालात में गुम था। किसके ख्यालात में? शेख ने सिर्फ मेरा मोराल अप रखने के लिए मजाक किया। नाम लूस का? कमाल है कि तुमने सही अंदाजा किया। मैंने कहा, निस्बत उसी के नाम से है। मैं राबिया की मां के बारे में सोच रहा था। लाश को मुर्दा खाने में डाल दिया गया था। पोस्टमार्टम कोई इमरजेंसी नहीं होती। हमें बताया गया कि ये तो सुबह ही तय हो गया कि पोस्टमार्टम किस वक्त किया जाएगा और कौन डॉक्टर करेगा। क्योंकि शेख अपनी वर्दी में था, इसलिए मुर्दा खाने के कायम मुकाम निगरान ने, जो बलिहाजे ओदा भंगी था, हमें अंदर जाने से नहीं रोका, मगर वो हमारे साथ रहा। अचानक मुझे एक ख्याल आया। बड़े बड़े दोस्ताना लहजे में उससे नाम पूछा। ये पूछा कि उसे कितनी तनख्वाह मिलती है और क्या इस मुश्किल काम का कोई खुसूसी मुआवजा मिलता है।
जाहिर है खुसूसी मुआवजा कुछ ना था। मैंने अफसोस का इजहार किया और पूछा कि बच्चे कितने हैं। 4 बच्चे, 1 बीवी, माँ बाप, 1 बहन, 9 अफराद का इस आमदनी में कैसे गुजारा होता है। मैंने जेब से 100 का एक नोट निकाल के उसे दिया। बता रही हमदर्दी का अंदाज सिर्फ मदद करने के लिए था, मगर वो जानता था कि दौलतमंद भी बिला वजह जरूरतमंदों में 100 के नोट नहीं बांटते फिरते। इस तमाम अरसे में शेख लाश का बगौर मुआयना करता रहा। तुम्हें यकीन है कि यही वो लाश है जो थाने से लाई गई थी? मैंने कहा। जुम्मेदार ने इकरार में सर हिलाया। आपके कोई अजीज या जानने वाले थे क्या? 100 का नोट जेब में रखने के बाद वो मेरी जवाबी मदद के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। वहाँ आने वाले उसको खुसूसी खिदमात का खुसूसी नजराना देते थे और वो सबके नजराने उनके काम की नोयत के एतबार से कबूल करता था। ये एक बैरूपिया था। मैंने कहा। बेचारा जरूरत से मजबूर होकर चोरी कर बैठा। हम इसे बचाने के लिए कुछ करना चाहते थे। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी जी। पुलिस एक चोर की मदद क्यों करना चाहती है? वो बेरुखी से बोला। शेख अब मुआयने से फारिग हो चुका था और हमारी गुफ्तगू से अंदाजा करना चाहता था कि मेरे जहन में क्या बात है। बात बहुत आसान है, मैंने कहा। यह बेचारा बेस बदल के एक जगह चोरी करने पहुंचा और पकड़ा गया। घर वाले जाग उठे थे। ये भागा और कोई रास्ता ना पाके छत पर से गली में कूद गया। घर वालों की चीखों पुकार पर गश्ती पुलिस आ गई और गली में भी लोग निकल आए, मगर ये गरीब भागने के काबिल ना रहा। किसी अंदरूनी चोट से जहां गिरा था वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। पुलिस इसको थाने लाई तो ये मर चुका था। अब हमें मालूम हुआ है कि इसने फाकों से मजबूर होकर पहली बार ये हरकत की थी। सर्कस में स्वांग भरने वालों की अब आमदनी कहाँ रही है? लोग फिल्म देखते हैं या टीवी, अकेला आदमी तो फाके भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिसके बीवी बच्चे हों, मैंने अफसोस से सारी लाया, उन्हीं की खातिर तो आदमी सब कुछ कर गुजरता है। ये तो है जी। जुम्मेदार मजकूरा ने इत्तफाक में सारी लाया। जिन लोगों ने इसे गिरफ्तार किया था वो इसको पहचानते हैं, मैंने कहा, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त ये बेकअप में था। अब बेचारा खुद तो मर गया, तफ्तीश से क्या फायदा? इसके घर वाले ही परेशान होंगे ना, लेकिन इसका बेकअप उतार दिया जाए तो इसको वो लोग भी नहीं पहचान सकेंगे जिन्होंने इसको देख लिया था। मेरा मतलब इस घर के लोग जहाँ ये चोरी करने गया था और गश्ती पुलिस, फिर इस लाश को घर वाले ले जाएंगे और ये किसी चोर की लाश नहीं, उस गरीब आदमी की लाश होगी जो गालबन किसी हादसे का शिकार हुआ था। लेकिन जो लोग लाश ले गए थे वो फिक्रमंद होकर बोला वो उसे तलाश करेंगे, उन्हें ये लाश चाहिए जैसी ये अब है। मैंने कहा, अगर मेकअप उतार दिया जाए तो वो इसको कैसे शिनाख्त कर सकते हैं? सुबह से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी और तुम्हारी ड्यूटी सुबह खत्म हो जाएगी। बाद में क्या होता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ 100 रुपए की खातिर इतना बड़ा खतरा? उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा और लाश को गौर से देखने लगा। मैंने शेख को आंख मारी और जेब से मजीद 4 नोट निकाले। लो भाई, अब तो कोई उज़र नहीं होना चाहिए। पुलिस ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। जुम्मेदार ने 500 की रकम पर गौर किया, मुर्दा खाने के निज़ाम और तरीक़े कार पर गौर किया, इन खतरात पर गौर किया जो उसकी ज़ात को लाहक हो सकते थे, उन इम्कानात पर गौर किया जो तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करते थे, और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी को आदमी की मदद करना चाहिए। मरने वाले की नेकी बदी उसके साथ गई। 10 मिनट में उसने बेकअप धो डाला और विग उतार के हमें थमा दी। मैं और शेख दम बखुद रह गए। जरा सी देर में जहां उस्ताद पीडरू की लाश पड़ी थी वहां उसी कदो कामत के दूसरे आदमी की लाश रह गई, जिसकी शक्ल सूरत जरा भी पीडरू से नहीं मिलती थी। उसका रंग पीडरू के मुकाबले में बहुत साफ था। मूछें हट जाने के बाद उसकी हड्डियां और नुमायां हो गई। पीडरू के जैसे बालों की जगह उस तरह से घुटा हुआ साफ सर रह गया। मालूम नहीं सिर्फ विग लगाने के लिए उसने सर साफ करा लिया था या वो उसी हेड स्टाइल को पसंद करता था। लिबास का मसला अब भी बाकी था। दोनों ने यह मसला भी हल कर दिया। जुम्मेदार ने जरदाद के कपड़े उतारे और उसकी लाश को हॉस्पिटल ही की एक चादर में लपेट दिया। वो मुर्दा खाने में काम करते करते इतना निडर और बेइस हो चुका था कि ना उसे मुर्दों से खौफ महसूस होता था और ना उनके साथ किसी ज्यादती पर अफसोस। मैंने सुना था कि मुर्दा खानों में लाई जाने वाली लाशों के हाथों से घड़ियां और अंगूठियां तक उतार ली जाती हैं। यस जी, हमारा ख्याल रखना। वो शेख से मुखातिब होकर बोला, हम गरीब आदमी हैं थानेदार साहब, फिक्र मत करो। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत से लोगों को परेशानी से बचाया है। मसलन खम को शेख ने बाहर आके कहा, तुम्हारी स्कीम कुछ मेरी समझ में आ गई थी शेख साहब। मैंने कहा, मैं जो अब तक बचा हुआ हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे दुनिया के निज़ाम कानून का तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा। कानून की नज़र में तो मैं मुजरिम हूँ, लेकिन बहुत से जराइम मुझ पर इसलिए साबित नहीं हुए कि मैंने बेबुनियाद सबूत मिटा दिए और अपने खिलाफ झूठ की शहादत को ख़त्म कर दिया। तुम कह सकते हो कि मुझे ताइदे इज़्ज़त इसलिए हासिल है कि मैं हक पर हूँ, या समझ लो कि मैंने ज़ानत से काम लिया। जो कुछ मैंने अपने दिफा के लिए किया उसे जुर्म नहीं समझा जा सकता। मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जिन्होंने मेरे लिए गड़ा खोदा मैंने उनको गड़े में धकेल दिया। फना और बका की जंग में यही होता आया है और होता रहेगा। दुनिया इसी पर अमल पैरा है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है और हम बहरहाल इसी दुनिया में रहते हैं। अब तुम बात को अच्छी तरह समझ लो। हवालात में कोई जरदाद वगैरह नहीं था, किसी रोजनामचे में इसका जिक्र नहीं था।
तुमसे मिलने के लिए कोई खादिम हुसैन नहीं आया था, ना उस्ताद पीडरूस के सामने लाया गया था, ना तुमने उसको सिगरेट पेश करने की इजाजत दी, क्योंकि इस नाम का कोई वकील है ही नहीं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? शेख ने कहा। मेरी छठीस कभी गलत नहीं कहती। मैंने कहा, चाहो तो सुबह बार कौंसल से तस्दीक कर लेना। बेशतर कैदी रिहा हो गए हैं और जो रह गए हैं उन्हें वही मालूम है जो उनके सामने हुआ, यानी उस्ताद पीडरू हवालात में बैठे बैठे मर गया। किसी ने उस पर तशद्दुद नहीं किया और कोई जहर आलूद चीज नहीं दी। गालबन उसका हार्ट फेल हुआ, यही सब ने सुना भी था। फिर तुमने लाश हॉस्पिटल भेज दी एक कांस्टेबल के हमरा। तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। उस वकील में हिम्मत है तो दोबारा आके दिखाए। न जाने क्यों मैं एहसास जुर्म का शिकार हूँ। शेख ने कहा, जो कुछ मैंने किया फेयर प्ले नहीं था। यार शेख, जज्बात से नहीं अकल से सोचो। कहाँ का फेयर प्ले? कैसा फेयर प्ले? मैंने कहा, फेयर प्ले के चक्कर में तुमने अपनी दोकरी अपने लिए सजा बना लिया। और क्या मिला इससे? क्या अशमत खान और बीर मोहम्मद जैसे लोगों ने तुम्हारी तकलीद शुरू कर दी, या तुम्हें जक मार के इस दलदल से निकलना पड़ा? एहसास जुर्म फिर कैसा? क्या उस शख्स ने जो कुछ किया था वो जायज था? जिन लोगों के लिए वो एक गलत काम करने पर तैयार हुआ वो अच्छे लोग थे? तुम्हें या मुझे तो वो जानता तक ना था, मगर पैसा लेकर उसने मुझे फंसाने की कोशिश की और तुम्हें बाइज्जत तौर पर मुस्ताफी होने से कबल ही बदनाम करके मुअत्तल कराने की साजिश में आलाकार बना। फिर ये बताओ कि क्या तुमने उसे मारा? उसका कातिल तो वो धोखेबाज बदमाश था जो वकील बन के पहुंचा था। खुदा का शुक्र अदा करो कि अभी तक तुमने इस वारदात के मुतल्लिक रोजनामचे में कोई इंदराज नहीं किया है, वरना तुम क्या करते जब मालूम होता कि खादिम हुसैन कोई वकील नहीं है? कातिल को कैसे गिरफ्तार करते? जो आया तो सिर्फ एक काम से था, कुछ ले देकर मामला खत्म करा दे। और जरदाद मुतमईन था, कसबे वादा उसे बाइफादत निकाल कर ले जाने वाले इफाए अहद करने आ गए हैं। अगर जरदाद उसके साथ चला जाता तो क्या होता? शायद लवाकिन को उसकी लाश भी ना मिलती, मगर तुमने दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाना चाहा तो वो जाते जाते एक तीर से दो शिकार कर गया। उसने जरदाद को भी ठिकाने लगाया और तुम्हें भी सजा दिलवाने का इंतजाम कर दिया। उसके बावजूद तुम बात करते हो फेयर प्ले की। जिंदगी के बारे में मेरा एक नजरिया है जो ना इखलाकियात के खिलाफ है, ना हमारे मजहबी अकायद के। जान लेने की कोशिश करने वाले के साथ रियायत कैसी? हमारा मदहब ये नहीं सिखा था कि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। नहीं, हम आंख के बदले आंख और जान के बदले जान लेने के मजाज है। फर्क सिर्फ तरीका कार का है। तो ये तरीका कार भी अंग्रेज के बनाए हुए कानून की वजह से मुश्किलात पैदा करता है। ये पूरा माशरा झूठ के पांव पर चल रहा है। तुम सच का सहारा लेकर 2 कदम भी नहीं चल सकते।